आज का हमारा लेक्चर जो है वो एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के हवाले से है। तो पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे और उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे। डाइजेशन में हमने देखा था कि कम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स जो कि माउथ के रास्ते एंटर होते थे और वो जीआईटी सिस्टम के अंदर एक लंबा प्रोसेस है, वहां से गुजरते हुए अल्टीमेटली सिंपल वंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। तो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स थी, ये अपने बेसिक यूनिट्स में जो है वो ब्रोक कर जाती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली दे आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपल substances as a result of various chemical and biochemical reactions। तो ये जस्ट एक समरी इसकी आप देख लें भाई, यहाँ पे माउथ में बकल कैविटी या ओरल कैविटी जो है, यहाँ पे हमने जो स्टफ खाया था उसको बकल कैविटी में लोअर और अपर जार में की मदद से फूड को पहले बाइट किया गया, फिर उसको जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करके च्यूइंग और मेस्टिकेशन का प्रोसेस हुआ। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने देखा कि सलाइवा जो है वो ऐड हुआ। सलाइवा कहाँ से आ रहा था? बेसिकली 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि कह लें कि पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर के नाम से एग्जिस्ट करते हैं। टंग ने यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर हेल्प की थी। ठीक है, अल्टीमेटली ये बोलस की फॉर्म में मटेरियल जो है वो इसोफेगस से विद इन 3 to 4 सेकेंड्स ये स्टोमिक में पहुंच जाता है। स्टोमिक हमने कहा था कि ये डायलेटेड पार्ट है किसी जीआईटी सिस्टम का, और इसमें इसकी एनाटॉमी को भी हमने बड़ी डिटेल से देखा था। और यहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल एक्शंस होते हैं। मैकेनिकल एक्शंस मीन कि स्टोमिक जो है वो रिदमिक 3 टाइम्स इन अ मिनट के हिसाब से रिदमिक मूवमेंट करते हैं। और इसी तरह इसमें केमिकल एक्शंस की बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव जूस जो है वो पोर किया जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोटीन बेसिकली पेप्सिन और रेनन की मदद से पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गई थी। बाकी न्यूट्रिएंट्स हमने देखा था कि उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, और अल्टीमेटली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर दिए गए थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह की यहाँ पे सिक्रीशंस आती हैं। एक सिक्रीशन जो है वो लिवर प्रोड्यूस करता है, और ये लिवर के अंदर एक स्मॉल सा स्टोरेज ऑर्गन भी है गाल ब्लैडर की फॉर्म में, और यहाँ से बाइल जूस जो है वो पोर किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम की जगह पे। और इसी तरह रास्ते में यहाँ पे आप देखें अगर तो पिंक्रियाज एग्जिस्ट करता है, और इसका भी जो सिक्रीशन है वो पिंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। तो ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाती हैं, बाइल डक्ट और पिंक्रियाटिक डक्ट, एंड नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। अल्टीमेटली ये ड्यूडिनम के अंदर एंटर होंगी, और यहाँ पे अपने एंजाइम्स, ठीक है, और जो बाइल है ये यहाँ पे पोर होगा, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा ड्यूडिनम जो है पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये खुद भी इंटेस्टाइनल जूस जो है सिक्रीट करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रिजल्टेंटली यहाँ पे हम देखें तो डाइसेक्राइड्स भी कन्वर्ट हो गए हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी कन्वर्ट हो गए हैं, जो प्रोटीन थी वो भी अपने बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और फैट जो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में थी वो भी ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो विलाइज जो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस भी अमल करता है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी अमल कर रही होती है, और ये बड़ा एफिशिएंट प्रोसेस है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल अब रह जाएगा जिसमें मोस्टली अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो शामिल है, ये फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन को फिर हमने आगे इसका कोलन पार्ट और रेक्टम और एनस की बात की थी। तो यहाँ पे रेक्टम में टेम्पोररी स्टोर भी किया जाएगा, मजीद यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी, स्पेशली वाटर और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। तो जस्ट ये एक समरी सी थी जो हमने डाइजेशन का प्रोसेस किया था, और अल्टीमेटली हमने देखा था कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर बेसिक यूनिट्स,
as a result of various chemical and biochemical reactions. So let's start from the carbohydrates. In case of disaccharides, maltose, sucrose, and lactose, they were hydrolyzed by their respective enzymes, like maltose for maltase, sucrose by sucrase, and lactose by lactase. And these enzymes were supplied by the intestinal juice in the small intestine. So ultimately, disaccharides are also converted into monosaccharides. Among the polysaccharides, digestible carbohydrates in the form of starch, they were broken down by their basic units, that is glucose, with the help of salivary amylase, which was known as ptyalin, as well as pancreatic amylase in the small intestine. So ultimately, starch was converted into maltose and isomaltose, and this maltose and isomaltose was further converted by maltase into glucose units. Among the undigestible carbohydrates like cellulose, hemicellulose, carboxymethyl cellulose, pectin, guar gum, etc., they remained unchanged, and these were not converted into digestible form because human body did not have any type of enzyme to break their linkages. Then comes fats. Fats are basically emulsified as a result of addition of bile fluid in the duodenum. And finally, emulsified fat particles, they are acted by the pancreatic lipases. This lipase is provided by the small intestine, basically the intestinal juice, and it split uh, triglycerides into their components, that is glycerol, fatty acids, and some glycerides. So this is the fate of fats. And in case of protein, pepsin, which was provided by the gastric proteases, as you can say, which was present in the gastric juice. Ultimately, proteins are hydrolyzed into polypeptides. So these polypeptides will further be converted into their basic units, that is amino acids, with the help of intestinal proteases, that is enzymes provided by the intestinal juice, like trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidases, and pancreatopeptidases. Uh, if we talk about the absorption in the mouth, no significant absorption through the linings of the mouth. Only 3 to 5% starch was converted into uh, their basic units with the help of ptyalin enzyme. But there was no absorption of anything in the mouth. In the stomach, simple substances like water, ethyl alcohol, sugar, they pass through the linings of stomach into the bloodstream in small quantities. Basically, stomach is also not meant for the absorption. Both mouth and stomach are not used for the absorption purpose mainly. Soluble inorganic substances means minerals, what soluble vitamins except B12. They pass through the stomach wall into the blood. Uh, B12 was not absorbed here. It will be absorbed in the ileum part of the small intestine with the help of intrinsic factor. This intrinsic factor is known as the glycoprotein. This intrinsic factor is basically produced by epithelial cells in the stomach. These epithelial cells produce two types of substances. One is the HCl, hydrochloric acid, and second one is the glycoproteins. And ultimately, they will, due to this bonding or linkage, it is not being hydrolyzed in the stomach, and it will be shifted to the ileum part of the small intestine where it is absorbed. So you can understand the absorption of vitamin B12 from here. This is vitamin B12, and for its absorption, we need a IF, means intrinsic factors, and this intrinsic factors is produced by the
parietal cells of the stomach. Ultimately, this complex is absorbed by the intestine, means terminal part of the ileum, and ultimately through blood it is shifted to the liver. Liver has some ability to store almost, you can see, 1/3 to 1/5 part of vitamin B12 is stored in the liver, and as required by the body, it is released as per the demand. So released into the circulation when needed. इसमें भी भाई उसी तरह इसको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे है यू ईट प्रोटीन बाउंड विटामिन B12 फूड, मोस्टली ये हम कह लेंगे ना, गोश्त वगैरह जब खाते हैं तो उसमें से हमें ये मिलेगा, और फिर इसको स्टोमिक स्टार्टेड सिक्रीटिंग एसिड एंड एंजाइम्स टू डिटैच विटामिन B12 फ्रॉम द प्रोटीन. Ultimately protein and B12 will be separated. This is the same protein upon which pepsin and renin are going to act, whereas B12 is attached with the glycoprotein, and you can say R protein. R protein helps B12 to transfer to the small intestine, ileum part of small intestine, where it is absorbed and enters into the blood and reaches to the liver. Nutshell, in small intestine, what soluble substances are absorbed. By the time food reaches small intestine, it is changed into soluble components, enables it to pass into blood and lymph streams. So basically those two systems are working here. Lymph is also a part of circulatory system, blood and lymph. Hence very long intestine, about 7 meters and many thousands of villi. They help us to absorb almost all of the nutrients through the walls of a small intestine. So just for your kind information, this is the lymphatic system. You can say a parallel system along with circulatory system is present inside the body. You can see nodes are present in different areas of the body. The lymphatic system is a network of tissues and organs that help rid of body from toxins, waste, and other unwanted materials. Primary function of the lymphatic system is to transport lymph, which is basically a fluid which contains infection-fighting white blood cells throughout the body. So basic purpose of lymphatic system is to transport lymph throughout the body so that body can fight with the infections. So this is also another view. Cervical neck nodes, lymph from the head and neck is filtered here. Similarly, subclavian veins entering from the both limbs or arms, and this vein which leads towards the heart receives filtered lymph from the thoracic and right lymphatic ducts. So other you can also see. So sometimes there is problem in the lymph nodes, and ultimately cells begins to grow abnormally, and this abnormal growth results in various type of cancers. So Hodgkin is basically a disease which was identified by a British physician. He was awarded with Nobel Prize in his life. This is a specific type of cancer of lymphatic system. One of the two types of cancers, the other top is type being non-Hodgkin lymphoma, which is far more common. Cause of Hodgkin disease is still unknown. So I have just given the example of one type of cancer arising from the lymphatic system. So there are various other types of cancers which emerge from the lymphatic system. In the small intestine, what soluble substances are absorbed through various mechanisms. Basically, chyme from the material released by the small stomach into the duodenum
is now known as chyme. This chyme is diffused into the thin-walled villi. So villi are very efficient and they do their jobs very excellently by absorbing this um, absorbing nutrients from the chyme. Water soluble nutrients like monoglycerides, monosaccharides, ethyl alcohol, glycerol, medium and short chain fatty acids, amino acids. So ultimately, these are the end products of three macronutrients or energy yielding nutrients. Vitamins of B group, vitamin C, and all of the mineral elements are absorbed from the villi into capillaries of mesenteric membrane. अब ये mesenteric membrane क्या है, जिसके थ्रू इंटेस्टाइन जो है वो एब्डोमिनल वॉल के साथ हैंग की होती है, अटैच की होती है, ठीक है, नियर दी बैक साइड। मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो ट्यूटोरियल शेयर कर चुका हूँ, मजीद टाइम मिला तो मैं आपके एक एनाटॉमी का छोटा सा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप सिस्टम्स की लोकेशंस, ऑर्गन्स की लोकेशंस जो है इनको एक बार फिर अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। Fat soluble nutrients, including long chain fatty acids, monoglycerides, are taken into the intestinal cells. And fat soluble substances, they also follow the same route of absorption because they have association with the fatty acids. In the intestinal cells, triglycerides formed, which are attached to the protein carriers and are released into the lymph. Lymph conducts them to the subclavian vein where enters blood. So ultimately, blood vessels leaving intestine unite, forming hepatic portal vein, which carry food into the liver. So in the liver, detoxification mechanism will also take place. Absorption into small intestine cells remarkably efficiently, and why it is so much efficient, because different type of processes are working here. Some substances just pass intestinal membrane by simple diffusion process, and in case of simple diffusion, we know because the concentration is high in the intestine than that of plasma and lymph, and ultimately through simple diffusion these substances will transfer into the plasma or lymph. Compounds absorbed against concentration gradient from lower to higher concentration do so by active transport, and this process requires energy in the form of ATP. Mechanism of active transport similar to all substances and dependent on the carriers for transport. Carrier substances are basically proteins, or simply we can say lipoproteins, which also require energy, and this energy is provided by the ATP, and this energy comes from the energy reserves in the cells. Absorption can be impaired in some cases. No doubt absorption is very efficient, but there may be some substances in the food which can interfere with the absorption mechanism, like laxatives, or simply if we consume dietary fiber intake, if our dietary fiber intake is too high. So ultimately, it will speed the passage of intestinal contents and may reduce the absorption in general. यानी जज़ब करने के लिए टाइम जो है वो इतना नहीं मिलेगा और फूड बड़ी तेजी से यहाँ से गुजर जाएगी। इसके अलावा डाइटरी फाइबर जो है इसके अंदर कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे फाइटेट्स हैं। बेसिकली तो ये वीट और इस तरह की जो चीजें हम खाते हैं उसके थ्रू ये बॉडी में पहुंचा था, और ये फाइटेट्स जो है ना ये भी कुछ मिनरल्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और अल्टीमेटली उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसमें कैल्शियम, आयरन और जिंक जो है वो शामिल है, इसीलिए इनकी हमें बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी भी रहती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड. Large intestine, it has two main functions. First one is absorption of water from residue moving through the coming food from small intestine. अब काइम के अंदर जो बचा खचा मटेरियल रह गया था उसमें से भी वाटर को एब्सॉर्ब करना, ये इसका मेन काम है। और इसके अलावा इट कैन स्टोर
resultant fecal mass until it is expelled through the anus. तो यहाँ पे रेक्टम जो बेसिकली हमने आगे बात की थी, वहां पे कुछ अर्सा के लिए फीकल मास जो है उसको होल्ड किया जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन टॉयलेट ट्रेनिंग एज वेल एज presence or absence of dietary fiber in the food stuff, or some presence of some laxative substances, this material will be expelled through the anus. In large intestine, fecal mass is present, and it consists of mainly indigestible food materials, also the products of metabolism, some toxic debris from the continuously replaced cells of intestinal wall. बेसिकली वो म्यूकस जो हम कह रहे थे, एक सिल्की सी सरफेस है, वो भी कुछ अरसे बाद रिप्लेस होती रहती है, तो जो वेस्ट मटेरियल है या रिप्लेस्ड सेल्स हैं इंटेस्टाइनल वॉल के, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अच्छा खासा नंबर जो प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक माइक्रोफ्लोरा एंड वाटर। तो अब फीकल की कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें हमें ये चीजें मिलती हैं। इंटायर पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस टेक्स फ्रॉम 1 to 3 days, यानी जो आज हमने खाया ना, वो हो सकता है कि उसका प्रॉपर जो है ना वो एंड तक अगर हम देखें कि ये कितना टाइम लगेगा इसको बॉडी का हिस्सा बनने में और बॉडी से एक्सपेल होने में, तो वो तकरीबन 1 से 3 दिन है। इसमें गालबन फैटी फूड हैं वो आप समझते हैं कि ज्यादा टाइम लेती हैं, जितनी कोई लिक्विड फूड है या जितनी कोई कह लें कि रिफाइंड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है, वो उतना ही कम टाइम लेंगे। अब जब ये बोलस और कायम ये गुजरते गुजरते इसमें से फूड मटेरियल्स, फूड न्यूट्रिएंट्स या वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो अब ये फीकल मास जो है इसका रेजिडेंशियल टाइम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेरीज करता है फ्रॉम 12 to 18 आवर्स। Can be decreased by disease or increased to as long as a week by diets very low in fiber. अब जब हम फाइबर इनटेक कम करते हैं तो फिर ये ज्यादा अरसा स्टे करेगा, और बाज दफा हफ्ते जो है ना वो भी इसमें लग जाते हैं, और इसको फिर हम एक खास डिजीज का नाम देते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली द मदर ऑफ डिजीजेस। colon continues absorb water and water-soluble components from the fecal mass, ultimately making it further dry and hard, and it become difficult and hard with the time, and ultimately become so difficult to expel from the body. Toxic substances are absorbed with water. तो अब ये देखें भी कॉन्स्टिपेशन एक अच्छी चीज नहीं है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो फिर हमें ज्यादा जो है वो फाइब्रस फूड को खाना चाहिए, और इसके साथ हाइड्रेशन, पानी जितना ज्यादा पिएंगे वो भी बेहतर चीज है, क्योंकि ये जितना अरसा फीकल मास जो है वो कॉलन के अंदर रहेगा उतना अरसा ही उसमें से इवन वेस्ट मटेरियल जो है ना वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, और टॉक्सिन्स जो है वो एब्जॉर्ब होते रहेंगे, जो फिर डिफरेंट टाइप की हेल्थ इश्यूज जो है वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने कोलोरेक्टल कैंसर की बात की थी, पाइल्स की बात की थी, तो ये सारी चीजें उस वक्त डेवलप होती हैं जब यहाँ पे फीकल मास जो है वो ज्यादा सा रिजाइड करता है। सेम डिजीजेस आर मेंशन्ड हियर, and the solution is basically liberal drinking water, consuming whole grain cereals because they have more fiber, beans, pulses, eating fruits and vegetables. They are also rich in water as well as dietary fiber content, and ultimately they will help prevent from constipation. अभी तक भाई एक पार्ट हो गया इसका, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात हमने कर ली है। अब हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। Metabolism is basically the last phase of the nutrition, and we have started talk from the ingestion of food, followed by digestion, followed by absorption, and ultimately metabolism. So this is the last fate or phase of the what we have consumed. Utilization of food in the body is termed as metabolism. It includes our chemical and biochemical reactions, and ultimately two type of metabolisms are happening in the body. One is known as anabolism and second one is known as catabolism. Anabolism is basically constructive path,
and where catabolism is basically destructive in nature. So simply, as a result of anabolism, absorbed products of digestion made part of the body. कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई, जो कुछ भी हमने खाया पिया था वो जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। और इसके अलावा बॉडी के अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स थे, टिश्यूज थे, ऑर्गन्स थे, उनकी वियर टीयर और उनकी रिप्लेसमेंट में भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं, और इससे फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो भी होता है। मीन्स के एनाबलिज्म जो है ये बड़ा रैपिडली होता है जब हम बच्चों की बात करते हैं या एडोलेसेंट्स की बात करते हैं। कैटाबलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं और अल्टीमेटली सेलुलर सब्सटेंसेस जो है उनको ब्रोकन डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर molecules, and ultimately we get the energy in the form of ATPs, and there are also some losses of heat from the body. So both anabolism and catabolism are happening simultaneously in the body. आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज एनाबलिज्म होना है और कल कैटाबलिज्म होना है, दोनों प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक इसकी समरी देख लेते हैं, ठीक है। कैटाबलिज्म, जिसको मैंने सिंपली ये कहा था कि एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म है, बेसिकली इसके नतीजे में एनर्जी मिलती है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो उनको स्मॉलर वन में ब्रोकन डाउन किया जाता है, जिनको हम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का नाम दे रहे हैं, और अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड सिमिलरली हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। और एनाबलिज्म में अगर आप देखें तो इसमें चाहे वो हम एक्सटर्नल फूड खाते हैं, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स हैं, इंट्रासेलुलर प्रिकर्सर फूड्स हैं, बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स हैं लाइक अमाइनो एसिड्स हैं, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपस में मिलके बायोपॉलीमर्स बनाती हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन। तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भाई यहाँ पे एनाबलिज्म के नतीजे में। तीनों अगर हम न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा देखना चाहें, कार्बोहाइड्रेट्स in the form of sugars are converted ultimately into glucose, and glucose through a process of glycolysis is converted into pyruvate into acetyl-CoA, and this acetyl-CoA enters into tricarboxylic acid cycle, and ultimately we get a large number of ATPs. Similarly, in case of fats, they are known as triglycerides. Nutritionally, triglycerides are important. They are broken down by lipases into glycerol and fatty acids. So ultimately, glycerol will follow the route of glycolysis to provide energy, and fatty acids, they will be converted into acetyl-CoA through a process known as beta oxidation. So beta oxidation is the metabolic pathway or metabolism of fats. Ultimately, we get the energy. Similarly, in case of proteins, they are broken down into amino acids, and ultimately there are two options. These amino acids are converted into acetyl-CoA, and ultimately also took part in citric acid cycle and produce ATPs. So basically, protein should not be used for energy production. It should be used for anabolism or constructive part, but in the absence of fats and carbohydrates or inadequate intake of food, proteins are also utilized for catabolism purpose or energy purposes. So some amino acids are converted into acetyl-CoA and then enter into citric acid cycle, and some are directly converted added into the citric acid cycle for energy production. कार्बोहाइड्रेट मेटा समरी भाई मैंने आपसे शेयर कर दी है, तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में भाई हमारे पास मोनोसेक्राइड्स भी थे, डाइसेक्राइड्स भी थे, और फिर पॉलीसेक्राइड्स थे। तो डाइजेस्टिबल पॉलीसेक्राइड्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। सिमिलरली डाइसेक्राइड्स दे आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव monosaccharides, and these monosaccharides are absorbed through the small intestine. Portal vein transport all monosaccharides directly into the liver. Similarly, for disaccharides, fructose, galactose, they among the two other monosaccharides, fructose and galactose, they are enzymatically converted into glucose. इसलिए हम कहते हैं कि बाज़ दफा फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो है ना वो
डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो बेहतर टॉलरेट कर लेते हैं। इसकी रीजन क्या है कि दे रिक्वायर एडिशनल pathway for breakdown or conversion into glucose। अब कार्बोहाइड्रेट्स जिस फॉर्म में भी हमने खाया है ना तो वो फाइनल ग्लूकोज में आएगा, तो फिर ग्लूकोज से आगे वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। ग्लूकोज जो हम हासिल कर रहे हैं ये बॉडी में हमारे पास कहाँ कहाँ से आ रहा है भाई? अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द बॉडी, तो फर्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स, conversion of other monosaccharides such as fructose and lactose, they are also ultimately converted into glucose. Some glucose is available from the breakdown of liver glycogen, which is basically the storage form of glucose. Some part is stored in muscles and some in liver. Another source is amino acids or protein. Protein is also converted into glucose if we are consuming in excess. Deamination of amino acids, they are a source of glucose. Similarly, fats, they are also converted into glucose for energy production purposes. Conversion of glycerol, indirectly fatty acids. So all these 4 to 5 are sources of glucose in the body. This glucose is utilized by the body cells to produce energy through glycolysis. Passed as glucose to cells and used directly for energy via a series of controlled steps that all also produce carbon dioxide and waste water as a waste material. These sequence of reactions are commonly referred as Embden-Meyerhof Parnas pathway. Some of the glucose is utilized for energy purposes to meet the requirements of the body, and the rest is converted in other forms. For example, converted to glycogen through a process known as glycogenesis. Genesis means production, lysis means breakdown. So the process in which glucose is generated, glycogen is generated is known as glycogenesis, and stored in the liver and skeletal muscles as a readily available source of energy. So it acts as a energy reserves and instantly available when we are going through the fasting. In muscles, around 110 gram glucose is available in the form of glycogen, and in liver up to 245 gram. This glycogen extra यानी अब ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट हो गया 110 और 245 के करीब जो है, लेकिन इससे भी अगर सरप्लस है और हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज फिर बॉडी में किसी और फॉर्म में अगर स्टोर होगा तो वो फैटी एसिड्स होंगे। बॉडी में सबसे जो बेहतर फॉर्म में एनर्जी रिजर्व्स हो सकते हैं ना वो फैटी एसिड्स हो सकते हैं, और फैटी एसिड्स का बनना लाइपोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस और लिपिड्स का बनना लाइपोजेनेसिस। अल्टीमेटली ये एडिपोज टिश्यूज में बॉडी फैट की शक्ल में जो है वो डिपॉजिट होगा, और ये भी एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है जब हमें ज्यादा अरसा खाए पिए हो जाता है या खाने पीने को ज्यादा अरसा स्टफ नहीं मिलता। अब बॉडी में एक तो ये बात होगी कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में और एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया गया, और बाकी जो है उसको एनर्जी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लिया गया। इसके अलावा भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के कुछ और फंक्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हेपरिन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। हेपरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। तो हेपरिन जितना होगा उतना ही आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है इजीली फ्लो कर सकेगा और क्लॉट नहीं करेगा। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में भी ग्लूकोज रोल प्ले करता है, और ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऑलमोस्ट हर सेल का जो है वो सेल मेम्ब्रेन का, कनेक्टिव टिश्यूज का, सबका ये एसेंशियल पार्ट है। इसके अलावा कुछ ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाने में भी हेल्प करता है। हमने बात की थी कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें वो डाइट के थ्रू ही लेना पड़ते हैं।
लेकिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर लेती है फ्रॉम